कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी, आप आई होप आप शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर किसी भी वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस एग्जाम की, तो आपको लगे रहना है और हार नहीं माननी है। मेरे कहने का सेंस यही था कि आपको हार नहीं माननी है और अंत तक आपको लगे रहना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जो कि है भूगोल का सेशन। भूगोल का सेशन है जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है। आप रोज़ सुबह 10 बजे विजिट करें और आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट फॉलो करके पूरी कंप्लीट तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। शाम को जो है 7 बजे आती है कंबाइंड प्रैक्टिस सेट, जो कि इतिहास और भूगोल की होती है। जो भी साथी इतिहास और भूगोल की एक साथ तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो उनके लिए वो सेशन होता है। और ये सेशन यदि आप पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। क्वेश्चन की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर, आइसोहेलाइन, आइसोनेफ या फिर आइसोलाइन। तो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे कहते हैं कंटूर, यानी कि कंटूर लाइन भी इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले निकटस्थ स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है उसको कंटूर या फिर समोच्च रेखा कहते हैं। यहीं पर यदि आप देख पाएँ कंटूर नहीं दिया है तो समोच्च दिया रहेगा, तो समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखाएं मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की सबसे आदर्श विधि है, यानी कि ये क्या करती हैं? उच्चावच प्रदर्शित करती हैं। और आइसोनेफ क्या होता है? आइसोनेफ होता है समान मेघाच्छादन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। और एक होता है आइसोहेलाइन। जो आइसोहेलाइन होती है वो समुद्री जल में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो आप आइसोहेलाइन भी समझ गए और आइसोनेफ भी समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको सूची एक से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दी गई है भू आकृति विशिष्टता और एक तरफ दी गई स्थिति। जलोढ़ पंख कैसे निर्मित होता है? ये होता है पर्वतीय गिरिपात से, यानी कि ए का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 4। बी आकार की घाटियाँ यह जो होती है निर्मित होती है पर्वतीय क्षेत्र में, तो बी का ए। डेल्टा समुद्र तट में, यानी कि सी का 2। और चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव, ए का 4 बी का 1। किस में दिया गया है? ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस या फिर ग्रेफाइट। तो क्या नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ग्रेफाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ रूपांतरण और इसके नाम। जो ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है जिसका रूपांतरित रूप ग्रेनाइट नीस होता है, ठीक है। इसका जो रूपांतरित रूप क्या होता है? ग्रेनाइट नीस होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो सौर परिवार का जो दूसरा सबसे बड़ा पिंड है वह है बृहस्पति। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि यह ग्रह में बड़ा है, लेकिन यदि पिंड पूछा जाएगा तो ये पिंड दूसरा है। इसका व्यास लगभग 1,42,800 किलोमीटर होता है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति ही है। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं? स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय या फिर पछाभ मेघ। तो कौन से होते हैं? ये होते हैं स्तरीय मेघ। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार, सहारा प्रकार या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रकार। तो किस प्रकार की जो जलवायु है वो सभी 6 महाद्वीप में पाई जाती है? तो वो होती है जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जो जलवायु है वो सभी 6 महाद्वीप में पाई जाती है। इस जलवायु की प्रमुख जो विशेषता है वह उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकाल तथा मृदु और आर्द्र शीतकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
तो यह कहाँ होता है? यह होता है प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं कहाँ पे? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो सबसे चौड़े जो मग्न तट हैं वह पाए जाते हैं आपके आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और महासागरीय तटीय भाग में महाद्वीप का वह भाग जो पिछले जलीय भाग में जलमग्न रहता है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसका औसत जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होता है। जो औसत ढाल होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। और औसत जो गहराई है वो 200 फैदम है, ठीक है। 200 फैदम इसकी औसत गहराई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? जिन गार्टमैन, C.F. जोन्स, R. हार्टसन या फिर जी जिमरमैन ने? किसने किया है? यह किया है जी जिमरमैन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि पूछा था कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पिंड कौन सा है। इसमें पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? टाइटन, फोबोस, चंद्रमा या फिर गैनीमीड? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड ही है। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, जबकि टाइटन शनि ग्रह का है। टाइटन किसका है? ये शनि ग्रह का उपग्रह है। और ग्रह तथा चंद्रमा किसका है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, आपको पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और एक तरफ दिया गतिविधि। प्राथमिक गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक आती है पर्ल कल्चर। द्वितीय किसके अंतर्गत आता है? यह आता है सूत कताई। और तृतीय किसके अंतर्गत आता है? यह आता है रेल सेवाएं। और जो चतुर्थक है वो आती अनुसंधान प्रयास। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेटजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी? तो रेटजल की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? यह है आपकी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, 1911 में एलन सैम्पल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये सैम्पल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। सैम्पल भी काफ़ी चर्चित जो हैं भूगोलवेत्ता हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? सैम्पल, ब्रून्स, ब्लास या फिर हम्बोल्ट? देखिए सैम्पल की चर्चा हुई और उनका क्वेश्चन भी आ गया, तो ये कौन है? ये सैम्पल ही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैम्पल नियतिवाद एवं नव निश्चयवाद की विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने इस विचारधारा को अपनी प्रभावशाली लेखन शैली के द्वारा उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया। उनकी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक नियतिवाद विचारों से ओतप्रोत है, जिसमें रोचक उदाहरणों द्वारा मनुष्य पर प्रकृति के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के आरंभ में ही सैम्पल ने लिखा है मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। यानी कि यदि कभी भी आपसे पूछ ले मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, किसका स्टेटमेंट है? तो यह हो जाएगा सैम्पल का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ दी गई जनजाति और दूसरी तरफ दिया गया उसका क्षेत्र। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कालाहारी में। एक 4 बोरो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, बोरो अमेजन बेसिन। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में। और एस्किमो ग्रीनलैंड में। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, संसाधनों का संरक्षण या फिर विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण? तो कौन सा जो है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? ये है विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंपास तथा स्टेपीज क्या हैं? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? तो पंपास और स्टेपीज ये क्या हैं? ये हैं मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताना है जो घास के क्षेत्र हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरफ चलिए नोट करिए, प्रेरीज, प्रेरीज जो घास के मैदान है यह पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, लानोज दक्षिण अमेरिका यानी कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। यदि लानोज दे दिया जाए तो वहाँ पे यदि दक्षिण अमेरिका दिया गया तो ठीक है, नहीं तो दिया रहेगा वेनेजुएला, तो भी आपको लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अल्पाइन वन उगते हैं 900 से 1800 मीटर ऊंचाई पर, 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर डी है 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर। तो जो अल्पाइन प्रकार के वन होते हैं वो उगते हैं 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, सॉरी ऊपर, ऊंचाई पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही पूछा है, ना कि अवरोही पूछा है। देखिए, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आरोही पूछा है यानी कि बढ़ते क्रम में। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। तो कौन सा इसका सही क्रम है ये आपको बताना था। तो इसका जो सही क्रम है हो जाएगा आपका बिहार। साक्षरता का पूछा है यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे कम बिहार में है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कितना है? 69.3% साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम किस में है? बिहार में। बिहार में कितना है? 61.8%। और राजस्थान में कितना है? राजस्थान में आपका है 66.1%। और यूपी में कितना है? तो यूपी में 67.7%। इस तरह से जो इसका क्रम है हो जाएगा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है 14%, 14.1%, 14.2% या फिर 14.3%। तो क्या है? यह है सी 14%। सॉरी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कावरत्ती व मेनिकाय के बीच, अमिनरिवी तथा कावरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, या फिर अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। तो जो 9 डिग्री चैनल है यानी कि 9 डिग्री चैनल स्थित है किसके किसके बीच में? कावरत्ती तथा मेनिकाय के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए कुछ देखते हैं चैनल और इससे संबंधित द्वीप। जो 8 डिग्री चैनल है वह है मालदीव व मेनिकाय के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मेनिकाय के बीच, आप इसको नोट कर लें। 9 डिग्री आपको पता ही होगा मेनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, यानी कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। और जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान यानी कि लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच में स्थित है। एक चैनल है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट यानी कि इंडोनेशिया के बीच में है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल। इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। तो भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्रभावित जो क्षेत्र है वो है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बताइए कोरोमंडल तट है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह है उस बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने न्यून दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है खाने दिए हैं मीन कहाँ पे हैं, और एक तरफ दिए हैं खनिज। तो देखिए खेतड़ी कहाँ पे है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी है यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है ये? राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। और झरिया, झरिया आपको पता है किसके लिए फेमस है? तो झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिला में है और यह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम, सिंहभूम जो है यह झारखंड में ये भी है और यह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 किस में होगा ये? ए का 2, बी का 3 यानी कि पहले का सी कुछ गड़बड़ है। ए का 2 होगा। खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए है? तांबा के लिए है। ए का 2 हो जाएगा। ए का 2
दिया हुआ है, ए का 2 इसमें दिया गया, थोड़ा सा इसको पजल कर दिया गया है। इसके लिए इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 और बी का कितना है, बी का 3 और सी का क्या है, बी का 3 और सी का क्या है, सी का जो है 1 है। इसको पजल किया गया है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है, ऊपरी और निचला मेंटल, भूपर्पटीय और ऊपरी मेंटल, भूपर्पटीय और क्रोड या फिर मेंटल और क्रोड। तो जो स्थल मंडल का वर्णन करता है वो करता है भूपर्पटीय और ऊपरी मेंटल, बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, डाइक, बेसाल्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्यवर्ती अंतर्भेदी जो चट्टान है इसका जो उदाहरण है यह है डाइक, बी ऑप्शन करेक्ट है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ऊपर की ओर अग्रसर मैग्मा जब धरातली अवरोध अथवा प्रवाह में कमी के कारण दरारों तथा छिद्रों में निक्षेपित हो जाता है तब इसे मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहते हैं। शीघ्रता से जमने के कारण इनमें रवें यानी कि क्रिस्टल नहीं बन पाते। डोलाराइट इसी प्रकार के शैल के उदाहरण हैं। इस प्रकार के अन्य जमाओं में सिल, डाइक, सीट, बैथोलिथ और फैकोलिथ आदि प्रमुख हैं। यदि डाइक नहीं है तो आपको मिल जाएगा सिल मिल जाएगा। सिल के अलावा यदि सिल भी नहीं है तो आपको मिल जाएगा डाइक, सीट, बैथोलिथ और फैकोलिथ, ये भी आपको मिल सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है, बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है, जुवाला, अंधी घाटी, सीफ टिब्बा या फिर निमग्न सकरी घाटी। तो कौन सा नहीं किया जाता, यह किया था सीफ टिब्बा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीफ टिब्बा या सीफ स्तूप बालू का स्तूप के विशिष्ट रूप हैं। यह पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं, अतः यह कास्ट स्थलाकृत नहीं है। जुवाला, अंधी घाटी तथा निमग्न संकरी घाटी कास्ट स्थलाकृति में सम्मिलित किए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। या फिर डी, जब ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने से लावा का प्लग का निर्माण होता है। तो क्या नहीं है पूछा गया है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भूमध्य सागर में जो स्थित स्ट्राम्बोली एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, न कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये सुषुप्त यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे आसपास के क्षेत्र में प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न नदी डेल्टा के में कौन एक पच्छी पंजा डेल्टा का उदाहरण है, गंगा डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, राइन डेल्टा। तो जो पच्छी पंजा डेल्टा का उदाहरण है वो है मिसिसिपी डेल्टा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक। तो जो मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है वो क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, यानी कि 1, 2 और 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग 26.5 दिन, 27.5 दिन, 28.5 दिन या फिर 29.5 डेज। तो 2 पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो होता है 29.5 डे, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं शाम को इतिहास और भूगोल के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि है टीजीटी और पीजीटी के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।